हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने आसाम मैथमेटिक्स पर। कैसे हो आप सभी? अच्छे मजे में अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और सभी को जो है एक्स्ट्रा में बेस्ट ऑफ लक एडवांस के अंदर। आप जो अपनी तैयारी को अच्छे से करें और मैथमेटिक्स में ऑल सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाकर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़े तो हो जाएगा ये सारा काम। ठीक है, तो स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने क्लास जो 10th है उसके गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के पार्ट नंबर 2 के अंदर। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है बेटा तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। और अब अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। तो छोटे प्रश्न और बड़े जो भी हैं वो सारे अपन करते जाएंगे वन बाई वन करके, ठीक है ना। तो जैसे कि यहां पर अगला जो है अपना प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में यह भी पूछा जाता है अपरिमेय संख्या है। पहले इसको लिख लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं ना। प्रश्न के अंदर यह भी पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, जो संख्या अंडर रूट में होती है वो क्या होती है? अपरिमेय होती है। अपन बता एक सवाल करेंगे, ऐसा भी है ना। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। मेरे बहुत सारे प्यारे ऐसे साथी होंगे, मित्र होंगे, स्टूडेंट होंगे जिनको ये सवाल काफी लेंथी लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा याद करने का मामला भी है, पर एक बार दिमाग में फिट कर लो सारे सवाल हो जाते हैं ऐसे। ज्यादा लंबा नहीं, सबसे लंबा यही सवाल होता है, बाकी प्लस माइनस वाले जो है 4 5 6 लाइन में हो जाते हैं, ज्यादा लंबे नहीं है। ये एक इकलौता लंबा सवाल है। तो अपन भी बड़े ढीठ आदमी है भाई, कैसे देखना। प्रश्न कहता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। पर हम भी उल्टे चलेंगे, हमें कोई कह देता कि पढ़ना है तो मां कसम मर जाओ पर नहीं पढ़ेंगे, ये होता ना अपना तरीका। तो इसमें भी ऐसा ही करेंगे अपन कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये कह रहा है कि अपरिमेय, हम कहेंगे कि ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो अपन लिखेंगे यहां पर माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कहां से रटना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, समझना ध्यान से। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, ये परिमेय संख्या। और अगर परिमेय संख्या है तो हम कहते हैं ना, परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इस √3 को अपन क्या लिख देंगे? √3 को अपन p/q के रूप में लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? फिर क्या करेंगे, जहां ये उल्टा उल्टा है, यानी कि जहां p व q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब समझते हो ना, दोनों ही अभाज्य संख्याएं होगी और उनका जो HCF यानी कि मैसेज होगा वो एक होगा। यानी कि इन दोनों p और q में कोई भी गुणनखंड सेम नहीं मिलेगा। इतना लोड लेने वाली बात नहीं है भाई, रटते जाओ थोड़ा सा और समझते जाओ, ऐसा सवाल ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को, है ना। देखिए अब क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, बटे वाले q को इधर भेज देते हैं, √3 q बराबर p। पूरे को उल्टा कर देते हैं तो p बराबर √3 q। आ गया यहां तक तो समझ में। फिर क्या करेंगे, इस रूट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर √3 q का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। p का स्क्वायर तो क्या होगा, p स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा तो क्या आएगा, ओनली 3। और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? आप मुझे ये बताओ, यहां पर जो ये पार्ट है ना, ये वाला, इसके गुणा में 3 है या नहीं है? है। इसके गुणा में 3 है, इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। और इसके अंदर 3 का भाग जाएगा। और ये मान किसका है, p स्क्वायर का। इसका मतलब p स्क्वायर में भी किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। और जिसके अंदर भाग जाता है वो उसका क्या होता है, गुणनखंड। तो हम लिखेंगे, इसको तो दे देते हैं समीकरण नंबर 1, 3 p स्क्वायर का एक, 3 p स्क्वायर का एक क्या है बेटा, गुणनखंड। p स्क्वायर का एक गुणनखंड है। और अगर 3 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो बिना स्क्वायर वाले का भी गुणनखंड होता है। यानी 3 p का भी एक गुणनखंड होगा, 3 p का भी एक गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसके अंदर? 3 p स्क्वायर का एक गुणनखंड है तो 3 जो है p का भी एक गुणनखंड होगा, ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, माना कि कोई पूर्णांक, माना कि कोई
पूर्णांक, ऐसे मानना है अपने को, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना, यहां पे लैंग्वेज थोड़ी सी। पूर्णांक सी है, कैसे है, माना कि कोई पूर्णांक सी है तो p बराबर अपन क्या मानेंगे, ऐसे 3c। अगर यहां पे 3 की जगह 2 होता तो अपन क्या मान लेते, p बराबर 2c। अगर यहां पे 5 होता तो p बराबर क्या मान लेते, 5c। ठीक भाई, अब वापस क्या करेंगे, देखो ध्यान से, वापस क्या करेंगे, वर्ग करने पर वापस करेंगे वर्ग, तो इधर तो p का स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, 3c का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने p का स्क्वायर और इधर लिखा मैंने 3c का स्क्वायर लिखा। p का स्क्वायर तो क्या होगा, p स्क्वायर, 3c का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर तो होगा 9 और c का स्क्वायर क्या होगा, c स्क्वायर। समीकरण 1 से जो है ना ये 3 की स्क्वायर मान वहां पर उठा के रख दो। कैसे, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान है हमारे पास 3 क्यू स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने 3 क्यू स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, इंटू वाला 3 कहां आ जाएगा, बटेगा में, 3 से इसको काटा कितनी बार, 3 बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 3c स्क्वायर हो गया। वापस देखो वही लैंग्वेज बन गई बेटा, कौन सी वाली, ये देखो टी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, उसी टाइप की बनी या नहीं बनी, तो वही तरीका लगाएंगे अपन। कैसे लगाएंगे सर, तो देखो इधर क्या है, गुणा में 3 है और इसमें 3 है, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जा सकता है, 3 का, और इसमें 3 का भाग जा रहा है तो वो क्यू स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा, क्योंकि ये पूरा किसका मान है, इसमें 3 का भाग जा रहा है और ये पूरा मान है क्यू स्क्वायर का, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा, और भाग जाता है तो वो उसका क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो मैं लिखूंगा 3 क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड है। इससे तो पूरी दुनिया हिल गई भाई। 3 पी क्यू स्क्वायर का एक क्या है, गुणनखंड है, और मैंने कहा स्क्वायर का गुणनखंड होता है तो बिना स्क्वायर का भी एक गुणनखंड होता है, तो का भी एक गुणनखंड होगा। होगा, थोड़ा सा लंबा है सवाल पर अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग में एक बार फिट करेंगे अपन पूरा वापस। अब देखो ध्यान से, 3 जो है पी का भी गुणनखंड हो गया और 3 क्यू का भी गुणनखंड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पी व क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब जरा सोचो, अपन ने क्या कहा था कि सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, अभाज्य संख्या होने के साथ साथ उनका मैं से क्या होगा, एक होगा, यानी कि कोई भी गुणनखंड सेम नहीं मिलेगा, जबकि P और Q दोनों में क्या सेम मिला, 3 सेम मिला भाई। तो अपन ने पहले कहा था झगड़ा करने का मामला अलग होता है, अगर कोई मना कर दे वो काम नहीं करना तो थोड़े दिन के लिए रुक जाओ, ठीक है ना। प्रश्न ने कहा कि इसको परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, हमने माना कि अपरिमेय, और अपरिमेय में इसने कहा अपरिमेय सिद्ध कीजिए, हमने माना परिमेय, और परिमेय का मतलब p बटे q के रूप में लिखेंगे। p और q सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब होगा दोनों के गुणनखंड सेम नहीं होंगे, जबकि 3 दोनों के गुणनखंड में मिला नहीं मिला और 3 दोनों में मिल गया, इसका मतलब हमने जो माना वो क्या हो गया, गलत। तो हम लिखेंगे अतः हमारी पूर्व परिकल्पना, पूर्व परिकल्पना गलत है और √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पूरा सवाल हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान रखो, जैसे कि यहां पे 3 की जगह क्या आ जावे, जैसे 2 आ जावे, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां पर 3 3 चल रहा है ना, वहां वहां पर आपको क्या लिखना है, 2 2 लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। कर सकते हो ना ऐसे, ये 2 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर 2, 3 की जगह 2 लिखेंगे, इधर भी 2, इधर भी 2, तो कर सकते हो ना आप। तो थोड़ा सा मैंने कहा था रटना भी और थोड़ा सा इसको क्या करना है, समझना भी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें अपन, कंप्लीट है ये तो। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा आपसे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मामला गड़बड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, ये अपना प्रश्न है अगला।
तो मैंने अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा कहा था आपको कि परिमेय संख्या और अपरिमेय क्या होती है। परिमेय संख्या तो जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नॉर्मली पहचान के लिए जैसे प्रश्न बनेगा, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रखा जैसे √25, ऑप्शन बी दे रखा जैसे 15, ऑप्शन सी दे रखा जैसे 1/2, ऑप्शन डी दे रखा कोई नहीं। हमें पहचान करनी है कि यहां पर अपरिमेय संख्या कौन सी है, उसकी पहचान करनी है। तो मैंने आपको बताया एक सीधा सिंपल ट्रिक है इसका, या तो संख्या क्या होनी चाहिए, अंडर रूट में होनी चाहिए, और या पॉइंट के बाद में भाग चलाई जावे, आगे चलाई जावे, रुकता ही नहीं है, मतलब पॉइंटों में चलता ही जावे अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा पॉइंट अंडर रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है, तो ये अपरिमेय होगी। पर ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो मैं इस 25 को क्या लिख सकता हूं, 5 × 5, तो जोड़ा बनेगा तो 1 5 क्या आ जाएगा बाहर, यानी इस अंडर रूट 25 का जो मान है वो क्या होगा, 5 होगा। तो ये अपरिमेय संख्या है क्या? नहीं है, तो ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। इसको सोल्व कर सकते हैं, इसलिए ये रूट में है ही नहीं तो ये भी नहीं होगी। 1/2 ये भी p बटे क्यू के रूप में है, तो ये भी अपरिमेय नहीं होगी। यानी कि इसमें से कोई सी भी संख्या अपरिमेय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और लिखता हूं मैं यहां पे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखूं मैं √36 लिखूं मैं यहां पे, और ऑप्शन नंबर बी में लिखूं मैं √18 लिखूं मैं यहां पे, ऑप्शन नंबर सी में लिखूं मैं 5/2 लिखूं, और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। समझना ध्यान से है ना। 36 को तो मैं लिख सकता हूं, देखो 6 × 6 लिख सकता हूं ना, तो जोड़ा बनेगा तो बाहर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 18 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 × 3, तो इनका जोड़ा बनेगा, 3 बाहर आएगा, 2 का नहीं बना तो 2 अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है और कोई नहीं, खत्म। तो भाई देखो ये अंडर रूट में है क्या, इसका आंसर अंडर रूट में नहीं आया, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका आंसर देखो 3 तो बाहर निकल गया, पर ये अंडर रूट में है या नहीं है, तो ये वाली अपरिमेय संख्या होगी। यानी कि जो रूट में रह जाती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, यानी अंडर रूट 18 अपरिमेय हो जाएगा। आ गया समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखिए, सॉरी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। दो चरों वाला भी है अपने, वैसे दोनों ही लिख लेते हैं अपन। दो चरों वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप यही लिख लेते हैं पहले, चलो। दो चरों वाला रेखिक समीकरण कौन सा होगा, तो दो चरों वाला रेखिक समीकरण होता है ax + by + c बराबर 0। ये होता है दो चरों वाला रेखिक समीकरण। ठीक है, और फिर होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा, 0। ax² + bx + c बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ये होता है दो चरों वाले रेखिक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, और ऊपर वाला है दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगला एक ये भी लिख लेते हैं, वैसे नहीं है पर एक चर वाला रेखिक समीकरण, एक चर वाला रेखिक समीकरण, और वो कहां से है भाई, वो बोर्डा से ही है। कहां है, देखो ये रहा, ax + b बराबर 0। क्या होना चाहिए इसके अंदर, ध्यान रखना, इसके लिए आवश्यक शर्त भी होती है, द्विघात समीकरण के लिए आवश्यक शर्त भी होती है कि a ≠ 0 होना चाहिए, यानी a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये जो है द्विघात समीकरण के अंदर नहीं आएगा।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है ना। चलिए फिर एक आता है इसमें शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, वैसे फॉर्मूले आपको पता होंगे। शून्यकों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए, और फिर होगा शून्यकों का गुणा। ये दूसरी प्रश्नावली में चल रहा है अभी, है ना, पहली का अपन ने नॉर्मल कर लिया है। शून्यकों का गुणा, और वो होता है अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। जैसे कि मैं यहां पर लिखूं प्रश्न, देखो आप ध्यान से, 5x की घात 2 प्लस 4x प्लस 1 में शून्यकों का गुणा व योग ज्ञात करो। शून्यकों का गुणा व योग ज्ञात करो। देखो ध्यान से, तो शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। ये लिखा मैंने अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। अल्फा बीटा बराबर सी बटेवा ए। आप देखो सी कहां होता है द्विघात समीकरण में? इसमें घात 2 चल रही है ना, तो ये वाला रूप है, ये है ना, और ये वाला है, तो सी लास्ट में +1 अचर संख्या सी, यानी कि 1, और बटेवा ए एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 5, तो शून्यकों का जो गुणा है वो कितना हो गया 1/5 हो गया। फिर शून्यकों का योगफल पूछा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए। बी एक्स के गुणा में होगा, एक्स के गुणा में कितना है भाई 4, और बटेवा में ए एक्स स्क्वायर के गुणा में, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 5, तो -4 बटेवा क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ये शून्यकों का क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है ना। एक जब शून्यक अल्फा व बीटा है तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होगा? द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होगा तब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड यहां पर आएगा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, जब शून्य हमारे पास क्या हो अल्फा और बीटा हो। ठीक है, तो आज जो अपन इतने ही सवालों के बाद क्लास को विराम देते हैं, क्योंकि स्कूल जाने का समय हो रहा है। तो मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर, और आप कंटिन्यू देखते रहे, और आपके लिए जो हेल्पफुल होंगे सवाल उन्हीं को मैं इन क्लासों के अंदर सोल्व करवाऊंगा। ठीक है ना, मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।